प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला वाले चैनल में। आइए शुरू करते हैं माँ कब आएगी की कहानी भाग 3। हमने आपको पिछले भाग 2 में सुनाया कि मीठी के पिताजी अपनी शादी को लेकर असमंजस में हैं। वह खुलकर किसी से कुछ बोल नहीं पाते हैं। मीठी के पिता अपने दोनों बच्चों मीठी और उदय को जी लगाकर निहारते हैं और प्यार करते हैं। मीठी की दादी बच्चों को दूध पिलाकर सोने के लिए भेज देती है। इसके बाद मीठी की दादी उसके पिता के पास बैठती है और उनके सर पर हाथ रखकर बोलती है, कभी भी कोई निर्णय लेने से पहले शांति से सोचना चाहिए, ना कि परेशान होना चाहिए। इतना कहकर मीठी की दादी भी सोने चली जाती है। अब मैं आगे की कहानी बताती हूँ। सुबह होती है। मीठी के पिता जब जागते हैं तो देखते हैं कि आज वह फिर से ड्यूटी के लिए लेट हो गए हैं। वह जल्दी से उठते हैं और तैयार होते होते अपने दोस्त मिश्रा जी की कई बातों के बारे में सोचते हैं। पिछली रात उनका दोस्त बोला था कि 2-3 दिन सोचकर जवाब दें। भाई साहब को बोल दें कि वह अब शादी करना चाहते हैं। पर मीठी के पिता अभी भी वही अटके हैं कि दूसरी बीबी लाना ठीक होगा या नहीं। अगर ठीक भी है तो क्या बच्चों के लिए दूसरी माँ लाना ठीक होगा? ये सब बातें उनके मन को बार बार डरा सी देती है। लेकिन खुद पर विश्वास था कि वह बच्चों को अकेले पाल सकते हैं, परंतु लोगों को नहीं था। वह इस तरह उनके पीछे पड़े हैं जैसे शादी करना एक खेल है। मीठी के पिता ऑफिस में बैठे बैठे सोच में पड़ जाते हैं। तभी उनका एक सहपाठी आता है और बोलता है, शरद, तुम कुछ दिन से काफी परेशान हो, क्या हुआ है? शरद उदय के साथ हुए हादसे के बारे में उनको बताते हैं और अपने सहपाठी से बोलते हैं कि लोग कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को नहीं पाल सकता। एक माँ ही बच्चों का देख रेख कर सकती है। दुनिया की बात सुनकर अगर मैं दूसरी शादी कर भी लूं, पर बच्चों का क्या होगा? मैं यह सोचकर परेशान हूँ कि जब उनके लिए दूसरी माँ लाऊंगा, क्या वह वैसी ही होगी जैसी उनकी अपनी माँ पूनम थी? अगर वह सौतेली माँ की तरह व्यवहार करेंगी तो मैं क्या कर लूंगा? इस तरह मैं मेरे बच्चों को जानबूझकर नर्क में ढकेल दूंगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। उनकी बात सुनकर सहपाठी बोलते हैं, बस इतनी सी बात है। और साहब इतना परेशान है। वह सहपाठी उनका दोस्त विनोद उनके पास बैठ जाता है और शरद का हाथ अपने हाथ से मिलाकर बोलता है, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? शरद बोलते हैं, हाँ हाँ दीवान जी, बोलिए ना, क्या बात है? विनोद बोलते हैं, मेरी एक बहन है, मुझसे बहुत छोटी है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ उसकी शादी करा दूं। कोई दिक्कत ना हो तो इस प्रकार मेरी बहन का घर भी बस जाएगा और तुम्हारे बच्चों को माँ भी मिल जाएगी। मेरी बहन बहुत सीधी और दयालु है, तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। अगर भविष्य में कोई परेशानी हुई तो मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहन कभी शिकायत का मौका ही नहीं देगी। अब आगे जैसा तुम ठीक समझो, तुम जैसे चाहो वैसे ही शादी होगी। परंतु एक बात है जो मैं तुमको पहले ही बता दे रहा हूँ कि मेरी बहन कभी भी माँ नहीं बन सकती है। शरद ये बात सुनकर अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारी बहन शादी करेगी? वह 2 छोटे बच्चों को पाल सकती है या मजाक कर रहे हो? मेरे लिए मेरे बच्चे ही सब कुछ है। विनोद, मैं उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं दे सकता।
तुम मेरी फिरकी लेना बंद करो। विनोद कहते हैं, यार मैं सच में कह रहा हूँ, मजाक नहीं है। अब जैसा तुम ठीक समझो। विनोद यह कहकर वहां से चले जाते हैं। मीठी के पापा अपने घर आ जाते हैं। गेट खुलते ही मीठी अपने पिता को गले लगाकर खुशी से चिल्ला देती है और कहती है कि अब बाहर घूमने चलो, एक चक्कर लगा दो गाड़ी से पापा, और आइसक्रीम भी खाऊंगी। शरद दोनों बच्चों को गोद में उठाए कार में डाल देते हैं और एक लंबी सैर पर चले जाते हैं। मीठी के पिता अपने बच्चों को घुमाकर घर वापस लौट आते हैं। सब मिलकर नाश्ता करते हैं और खूब बातें करते हैं। दादी मीठी से पूछती है, क्या खाकर आई हो? पापा के साथ इतनी देर तक रोज गाड़ी से बाहर घूमने जाना ठीक नहीं होता। तुम्हारी गलत आदत बन गई है मीठी। मीठी को दादी की बात अच्छी नहीं लगी। वह दादी को बोल दी कि वो उसके पापा है। जब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप भी नहीं बोलो दादी। मीठी के पिता मीठी को समझाते हैं कि दादी से ऐसे बात नहीं करते हैं। वह दादी से माफी मांगने के लिए मीठी को समझाते हैं। मीठी दादी से माफी मांगकर चुपचाप कमरे में चली जाती है। अब मीठी के पिता अपनी माँ से बात करते हैं और पूछते हैं कि माँ, क्या आपको सच में लगता है कि मैं बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे पाऊंगा? दादी उनकी बात सुनकर कहती है कि बेटा, मैंने कभी नहीं बोला कि तुम बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते, पर ये जरूर कह सकती हूँ कि ये अकेले संभालना जरा मुश्किल काम है। हर कदम पर मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। बच्चे अभी छोटे हैं। बढ़ते उम्र के बच्चों पर माँ की ममता का साया होना जरूरी है। इसीलिए सब तुमसे शादी के लिए बोलते हैं। शरद माँ से अपने सहपाठी विनोद की बात बताते हैं। माँ, मेरा सहपाठी विनोद बोल रहा था एक लड़की के बारे में। सोचा पहले आपसे सलाह ले लूं। आप भाई साहब को बोल दो। मुझे लगता है उदय को मैं संभाल भी लूं। पर मीठी तो अभी से ही अलग सी होती जा रही है। लगता है वह मुझसे दूर हो रही है। कोई उसको संभाल ले बस। दादी शरद की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोलती है, मैं बड़े को कल ही बुलाती हूँ, बैठ के बात करेंगे। कल की तुम छुट्टी ले लेना। शरद बोलते हैं, मैं छुट्टी नहीं ले सकता माँ। भाई साहब को बुला लो, कल शाम को बात करेंगे। इसी बीच बच्चे भी खुश हो लेंगे भाई साहब को देखकर। दादी बोलती है, ठीक है, तुम खाना खाओ अभी। मीठी के पिता खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अपने कमरे में लगी अपनी पत्नी पूनम की तस्वीर से कहते हैं कि पूनम, मुझे नहीं पता मैं ठीक करूंगा या नहीं। मुझे इस वक्त बस अपने बच्चे दिख रहे हैं। मैं उनको वो हर खुशी दूंगा जो उनके हक में है। बस मेरा साथ देना। मैं जो भी करूं, आप हमारे साथ रहना। उम्मीद है आप मेरे साथ होंगी। जो भी बच्चों का हक है उनको दिलाने में मेरा साथ दोगी। मैं मजबूर हूं, तुमको नहीं पता। मीठी हमसे दूर सी होती जा रही है। मेरी कोई बात भी नहीं सुनती, हमेशा जिद करती है। माँ को भी कुछ भी बोल देती है। पड़ोस से भी उसकी शिकायतें आती रहती है। मैं उसको इस डर से कुछ नहीं कहता कि कहीं मेरी बच्ची मुझसे और दूर न हो जाए। आप होती तो ये नहीं होता। बहुत गुस्सा भी हूँ और उदास भी। आपकी बहुत याद आती है। किसी को बोल नहीं सकता
कि आपको कितना प्यार करता हूँ। आपको एक वादा करता हूँ, बच्चों की खुशी के लिए, घर की सुख शांति के लिए जो करना पड़ेगा वह सब करूँगा और कर सकता हूँ, पर आपकी जगह किसी को नहीं दूंगा। ये वादा है मेरा आपसे। इतना कहकर मीठी के पिता सो जाते हैं। शरद पूनम की तस्वीर से बातें करते सोए ही होते हैं कि तभी उनके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। उनको लगता है कि शायद उनका वहम होगा, पर वह आवाज धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वह उठकर देखते हैं कि दरवाजे पर कोई है जो जोर जोर से शरद शरद की आवाज लगा रहा है। वह हड़बड़ाहट में उठते हैं और कमरे का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे पर मीठी की दादी है। दादी बोलती है, शरद जल्दी बाहर आओ तैयार होकर। शरद दरवाजे से थोड़ा सा झांक कर देखते हैं। बाहर उनके भाई साहब, भाभी, मझले भाई और उनके सभी बच्चे हैं। बड़ी भाभी जोर से कोने में बैठी रो रही हैं। शरद यह देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये क्या हो रहा है? भाभी रो क्यों रही है? क्या हुआ? और सब घर पर क्यों आए हैं? कहीं आपने तो नहीं बुला लिया? मैंने बस भाई साहब से बात करने के लिए कहा था। आपने सबको बुला लिया? शरद बोलते जा रहे हैं। तभी भाई साहब बोलते हैं, तू अभी यहीं खड़ा है, जल्दी तैयार हो जा, टाइम खत्म हो रहा है हमारे पास। भाभी का रो रो कर बुरा हाल है। रश्मि के यहाँ बस हमारा ही इंतजार हो रहा है, जल्दी चल। शरद बोलते हैं, रश्मि के यहाँ क्यों? उधर क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब बोलते हैं, अचानक से रश्मि के पति का देहांत हो गया है, उधर जाना है, जल्दी तैयार हो जा अब। शरद यह सुनकर जल्दी से तैयार होकर बाहर आते हैं। रश्मि मीठी की बड़ी माँ की छोटी बहन है। सभी जल्दी से कार में बैठ जाते हैं और रश्मि के यहाँ जाते हैं। बच्चों को दादी माँ के पास ही छोड़ दिया। भाई साहब बोले, बच्चों को रात में ले जाना ठीक नहीं होगा, बच्चों को माँ के पास ही रहने दो। और सभी चले जाते हैं। रश्मि के यहाँ पहुँचते ही जगह जगह चीखने चिल्लाने के आवाजें गूंज रही हैं। इधर रश्मि की बहनें रोना शुरू कर दिया। सब तरफ दुख ही दुख का माहौल है। यह सब एक दुख से भी बहुत ज्यादा दुख है। रश्मि को समझाना बहुत मुश्किल है। वह रोती है, थक कर चुप हो जाती है, फिर रोती है, बेहोश हो जाती है। उसकी हालत बहुत खराब है। सभी पास बैठी औरतें उसे समझा तो लेती हैं, पर जब वह अमित की लाश की तरफ देखती है तो अपने आप को रोने से रोक नहीं पाती है। वह रोते रोते अपनी बहन से कहती है कि कल ही बोले थे उसे दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है, और आज देखो ना जीजी, मुझे अकेला छोड़ गए। मैं कैसे रहूंगी? क्या होगा अब? मुझे खाई में गिरा गए। अभी अभी तो मुझे प्यार करने लगे थे, कभी साथ रहने की जिद नहीं की। आज साथ रहना चाहा तो इतनी दूर चले गए। अजीब सी बातें कर कर के रश्मि चुप हो जाती है, रोते हुए बेहोश हो जाती है। औरतें उसको पानी पिला पिला कर होश में लाती हैं। वह गुमसुम सी सबके तरफ देखती है, सबको बोलती है, इनको वापस ले आइए। अपनी सासू माँ से कहती है, माँ, आपके कहने से नौकरी से वापस आ जाते थे, आप बुला लीजिए, आपके बुलाने से आ जाएंगे। रश्मि सबसे बोलती रहती है कि उनको वापस बुला लो, कोई तो बुला लो। प्रिय साथियों,
इस तरह इस कहानी का तीसरा भाग यहीं समाप्त होता है। मैं इस कहानी का चौथा भाग अगले वीडियो में बताऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। साथ ही आपको यह कहानी कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही अपनी राय भी दें जिससे हमें इस दिशा में मार्गदर्शन मिले। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। और अंत में एक आग्रह है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।